हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमारी जो फिजिक्स का पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही थी, उसका आज थर्मल फिजिक्स का जो पोर्शन वो होने वाला है। तो ये छोटा सा पोर्शन है, मतलब इसमें छोटे छोटे कई सारे चैप्टर्स हैं। तो वो मैं आज डिस्कस करूंगा। लगभग 12-13 क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है इसमें मैंने, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से चैप्टर में बहुत लिमिटेड से फॉर्मूले उन पे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, छोटा सा वीडियो है। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो के अंदर जो भी फॉर्मूले और जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें जेईई मेंस में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एन इलास्टिक स्प्रिंग अंडर द टेंशन ऑफ द 3 न्यूटन हैज लेंथ a and its length is b under the tension of the 2 Newton. For its length is equal to 3a minus 2b, the value of the tension will be, है ना। तो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है, जब उस पर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो जो उसकी लेंथ है वो कितनी हो जाती है? a हो जाती है। एंड वही जब उस पर फोर्स लगाते हैं हम कितना? 2 न्यूटन का, तो उसकी जो लेंथ हो जाती है कितनी? b। तो इसकी लेंथ 3a माइनस 2b हो, इसके लिए टेंशन की वैल्यू क्या होगी? देखते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं, अगर हम मान लें जो हमारी स्प्रिंग है, स्प्रिंग उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k है। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हमें पता है तो हम स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं kx, मतलब k इंटू चेंज इन द लेंथ। एंड उसकी जो एक्चुअल लेंथ है स्प्रिंग की, एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है? वो है x। ठीक है, एक्चुअल लेंथ स्प्रिंग की x है। x ने l मान लेते हैं। ठीक है, l मान लेते हैं, एक्चुअल लेंथ l है। अब देखो, जब उस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगता है तो हमारे पास उसकी जो लेंथ वो कितनी मिलती है? a। ठीक है, तो मतलब चेंज इन लेंथ कितना आएगा? डेल्टा एल कितना हुआ? डेल्टा एल इज इक्वल टू a माइनस एल, है ना। ये आ गया चेंज इन लेंथ। तो k इंटू ए माइनस एल लिख देंगे हम 3 न्यूटन। एंड सिमिलरली हम b के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? k b माइनस एल दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन, जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। एंड इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस एल ऑन b माइनस एल इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास क्या आता है? यहाँ से हमें l की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो l कितना आ जाएगा? 2a माइनस 2l इज इक्वल टू 3b माइनस 3l। सो यहाँ से l आ जाएगा हमारे पास 3b माइनस 2a, 3b माइनस 2a। तो हमारे पास l की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि जब स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? स्प्रिंग की लेंथ हो जाएगी 3a माइनस 2b, देन टेंशन की वैल्यू मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? देखो हमारे पास एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आ गई, है ना। वो हमें अगर हम k की भी वैल्यू यहाँ से निकाल ले तो फिर हम k डेल्टा x करके वहां उस फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम k के लिए क्या करेंगे? तो k किसी भी एक इक्वेशन में l की वैल्यू डाल देंगे, तो a माइनस 3b माइनस 2a दैट इज इक्वल टू प्लस 2a, इसको लिखेंगे बेटो 3b एंड a माइनस l है तो माइनस 3b प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन, है ना। यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे k तो कितना आएगा? 3/a प्लस बी, a प्लस बी, सॉरी नॉट a प्लस बी, a माइनस बी, और ये 3 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 3a माइनस 3b हो गया तो 3 कॉमन लिया, 3 कैंसिल, 1/a माइनस बी आ गई हमारी k की वैल्यू। ठीक है, स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा आ गया इतना। हमें फोर्स बताना है। देखते हैं। देखो डेल्टा एल निकालेंगे। डेल्टा एल कितना हो जाएगा? तो हमारे पास स्प्रिंग की जो लेंथ इन्होंने जिसके लिए पूछा है वो क्या दे रखी है? 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b से हम ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग घटा देंगे तो कितनी बचेगी? 3b माइनस 2a। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5a माइनस 5b, है ना। ये हो जाएगा तो 5 ब्रैकेट में a माइनस b, ये आ गया डेल्टा एल। देन फोर्स की वैल्यू पूछी तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा k डेल्टा एल। फोर्स इज इक्वल टू k डेल्टा एल। k कितना है? 1/a माइनस b एंड डेल्टा एल कितना है? 5 इंटू a माइनस b। सो a माइनस b कैंसिल हो जाएगा और फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 5 न्यूटन। मतलब टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 5 न्यूटन। ये क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं था इसमें, बस कैलकुलेशन करनी थी। और ध्यान रखना था कि जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दे रखी है उसमें हमें पहले एक्चुअल लेंथ माननी पड़ेगी स्प्रिंग की एल, देन उससे हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे, देन स्प्रिंग फोर्स की हम बात करेंगे। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन होगा और इसका आंसर कितना आ जाता है हमारे पास 5। तो इसका आंसर हम कितना लिखेंगे 5 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी एंड द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर इज 6 into 10 to the power 4 kg per meter cube and 1.2 into 10 to the power 8 Newton per meter square respectively. The wire is suspended on the planet where the acceleration due to gravity is 1/3 of the value on the Earth's surface. The maximum length of the wire with the breaking is. तो बोल रहा है कि एक कोई वायर है ना, जिसकी डेंसिटी दे रखी है इन्होंने, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है और बोल रहा है कि उसको किसी एक प्लेनेट पे जाके लटका दिया जाता है हवा में, ठीक है, टांग दिया जाता है। एंड उस प्लेनेट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी की वैल्यू कितनी है, g/3 है, ठीक है, वो कितनी है g/3 है, धरती से 1/3 है, ठीक है। देन मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर विद ब्रेकिंग, मतलब कितनी लेंथ होगी जब वायर टूट जाएगा, कितनी मतलब लेंथ हो सकती है वायर की। तो देखो इसको देखते हैं। सो हमारे पास इस पे क्या दे रखा है, सिग्मा ब्रेकिंग दे रखा है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा ब्रेकिंग, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 1.2 into 10 to the power 8, 1.2 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन अब देखो, हमने अगर मान लो ये कोई हमने वायर लटका दिया, ठीक है, देन इसके अंदर जो कितना टेंशन है बियर कर सकेगा उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 1.2 into 10 to the power 8 ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा इसका मास इनटू जो भी वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज g/3, ठीक है। एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये तो होगा इसका फोर्स, ठीक है। अब देखो हम मास को क्या लिख सकते हैं, मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, है ना, इनटू ये हमारा क्या हो गया वॉल्यूम इनटू रो, ऐसा लिख सकते हैं हम मास को। ये हमारा वॉल्यूम इनटू रो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास होता है इनटू जी अपॉन ए इंटू 3, ठीक है। सो ए कैंसिल हो जाएगा एंड कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8। एंड हमारे पास यहाँ लेंथ निकालनी है, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी 3 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 3 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन कितना आ जाएगा जी आ जाएगा एंड इधर रो आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 10 है एंड रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, रो की वैल्यू देख लेते हैं, रो की वैल्यू दे रखी है इसमें 6 इंटू 10 टू द पावर 4, सो 6 इंटू 10 टू द पावर 4, सो ये कैंसिल होगा एंड 2 0.6 एंड तो कितना आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द वायर 600 मीटर। तो हम उस प्लेनेट पे कितनी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर जो है इसको टांग सकते हैं, वो लेंथ क्या है 600 मीटर के वायर को हम टांग सकते हैं। इतना अगर वायर टांगेंगे तो जो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस हो उससे ज्यादा उसका स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, तो वायर जो है टूटेगा नहीं मतलब, और इसके बाद बढ़ाएंगे तो टूट जाएगा। तो हमारी लेंथ ऑफ द वायर कितनी हो गई 600 मीटर, ठीक है। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 600 मीटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a wire of the length L and radius R is clamped at one end. If the other end is pulled by the force F, its length increases by L. If the radius of the wire and of the applied force both are reduced to the half of the original value, keeping the original length constant, the increase in the length will be. तो ऐसा बोल रहा है कि एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक वायर है ना, जिसकी लेंथ और रेडियस दे रखी है L एंड R। देन बोल रहा है कि उसको किसी F फोर्स से हम खींच रहे हैं, तो उसमें जो F फोर्स से खींचने पे जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है L आ रहा है, स्मॉल l। अब बोल रहा है कि उसकी रेडियस और उसका फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उस दोनों को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया है। तो जो हमारी L की वैल्यू है, मतलब जो हमारा चेंज इन लेंथ है वो कितना हो जाएगा, कितना मतलब बढ़ेगा। तो इसको करते हैं, देखो मिनट, हाँ, तो देखो अगर हम डेल्टा एल लिखें तो क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए वाई, है ना,
एंड y यहाँ पर क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, y क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो y हमारे पास कांस्टेंट है। तो देखो पहले वाले केस की बात करते हैं हम। तो पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास L डेल्टा L कितना था, L था, लेंथ ऑफ द वायर कितनी थी, L थी, एंड देन इनटू y इज इक्वल टू फोर्स हम कितना लगा रहे थे, F ही लगा रहे थे, एंड हमारा एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक वायर है ना, तो उसका रेडियस आ रहा है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देन क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया, कुछ एल डैश चेंज आ रहा है लेंथ में, लेंथ ऑफ द वायर सेम रखी है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम ही रहेगा क्योंकि सेम वायर है। देन हमने क्या किया, फोर्स को आधा कर दिया है F/2, एंड हमने रेडियस को क्या किया है, रेडियस को भी हमने आधा कर दिया है, रेडियस को भी हमने क्या किया है, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। रेडियस को भी आधा कर दिया है तो r/2 एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, क्यों नीचे आएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं, इफ द रेडियस एंड अप्लाइड फोर्स बोथ आर रिड्यूस्ड टू हाफ द ओरिजिनल वैल्यू कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट, ओके, ठीक है। तो देखो ये हमने कर दिया। अब बताना है कि लेंथ में क्या मतलब होगा, जो ये वाली लेंथ है L डैश है वो कितनी टाइम्स होगी L की। तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं सिंपली। तो देखो L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, F कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, लिखते हैं L डैश इज इक्वल टू, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 और इसको भी कैंसिल करके 2 कर देते हैं तो 1/2 बचेगा, ठीक है। तो L डैश कितना आ जाएगा, 2L। तो हमारी जो लेंथ आएगी, नई चेंज इन लेंथ आएगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स मोर देन ओरिजिनल जो पहले वाली L आई थी उससे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, डी से करेक्ट हो जाएगा, 2 टाइम्स आंसर हमारा सही हो जाएगा, डी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द 3 ब्लॉक्स P, Q and R has the mass 3 kg. Each of the wire A and B has the cross-sectional area of 0.05 centimeter square. The young modulus and the young modulus is equal to 2 into 10 to the power कुछ नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 10 to the power 11 होना चाहिए, ठीक है, 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द वायर बी इन 10 to the power -4, ठीक है। तो फ्रिक्शन फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन निकालना है, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा L बाई L। सो अब इसको करते हैं, ईच ऑफ द 3 ब्लॉक्स P, Q, R हैज द मास 3 kg, ये सारे 3-3 किलो के ब्लॉक हैं। देन A एंड B हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और दोनों वायर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी दे रखा है। देन फ्रिक्शन को हटाना है, बताना है इसमें, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखो एक ब्लॉक देन इससे कनेक्टेड है, देन यहाँ पर ये है एंड यहाँ पर, ठीक है, P, Q, R सारे 3 kg के हैं, ठीक है, 3 kg के, ये भी 3 kg का है और ये भी 3 kg का है, ठीक है। मान लो सो नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा और ये इन सबको खींचते हुए जा रहा होगा, है ना। इक्विलिब्रियम तो नहीं रखा है, देख लेते हैं, ये ऑफ द सीरीज वायर हैज द नेग्लेक्टिंग, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, T1 लगेगा, T1 लगेगा, एंड इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 3 kg, ठीक है। यहाँ भी T1 एंड ये सब ये सेम एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो पहला हम क्या लिखेंगे, 3G माइनस T1 इज इक्वल टू 3A, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर T1 लगेगा और इधर की तरफ क्या लगेगा, T2 लगेगा, T2 लगेगा, ठीक है। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3A, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू 3A, ठीक है, T2 इज इक्वल टू 3A। चीज समझ में, देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है T2, उसकी वजह से खींच रहा है इधर की तरफ, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन A से चल रहा है, और ये चल रहे हैं सारे तो साथ में चल रहे होंगे तीनों सेम एक्सेलरेशन से, ये चीज समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। सो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से हम T1 एंड T2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3A है, T2 भी 3A आ गया है, तो T1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 6A, ठीक है। T1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6A, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं,
एंड तो 3g माइनस 6a इज इक्वल टू 3a एंड ये हमारे पास आ जाएगा g/3। ठीक है, तो हमने a निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, g/3 आ गया हमारे पास। देखो कुछ नहीं किया, देखो 3 इक्वेशन बनी, t2 की वैल्यू 3 डाल दी यहाँ पर, तो t1 आ गया 6 एंड देन हमने ये कर लिया। सो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया g/3। देन हम t1 t2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे डाल के। ठीक है, तो t1 कितना आ जाएगा 6 इंटू ए कितना है g/3 मतलब 2g एंड हमारा जो t2 है वो कितना आ जाएगा 3a तो मतलब g। ठीक है, ये दोनों हमारे पास दोनों टेंशन आ गए। सो अब क्या निकालना है इसमें देख लेते हैं। इसमें बताना है नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द वायर बी वायर में हमें बताना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आएगा। ठीक है, सो देखो हमें बी वायर का हमें सब कुछ पता चल गया, हमें बी वायर का फोर्स पता चल गया। फोर्स कितना है बी वायर में, T1 था फोर्स है ना, T1 फोर्स था बी वायर में, तो कितना था वो 2g था, तो 2 इंटू 10 हो गया फोर्स एंड हमें उसका y का वैल्यू पता है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 11 नॉट माइनस 11 एंड हमें उसकी लेंथ से कोई मतलब है नहीं तो हम निकालते हैं। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पता है कितना है वो, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.005 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बस अब हमें स्ट्रेन चाहिए है ना, तो स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाय एल होता है स्ट्रेन एंड दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई, एफ अपॉन ए वाई। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करते हैं देखो, तो एफ कितना है हमारा 20 न्यूटन्स अपॉन एरिया कितना है 0.005 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू एक और हमारा एंगल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 11। सो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, देन इन सबको काट के हम यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 5 टू जा 10 टू जा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेन। हमें बताना क्या था इन 10 टू द पावर माइनस 4 में बताना था, मीटर नहीं होगा, स्ट्रेन बताना है यहाँ पर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा हमारा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इसमें देखो क्या था, कुछ खास नहीं था इसमें भी, बस कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी सी एनएलएम वाली एंड देन एनएलएम से हमने इसमें देखो क्या किया है निकाल लिया, टेंशन फोर्सेस निकाल लिया T1 एंड T2 की वैल्यू। ऐसे में T1 की रिक्वायरमेंट थी पर T2 भी आ जाएगा एंड देन हमने क्या किया जो बी वायर है उसमें हमने इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में मेन यही फॉर्मूला है जो कि हर जगह यूज में आएगा, क्या है एफ अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, बस ये फॉर्मूला है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में आएगा एंड सेकंड एक और फॉर्मूला भी आगे आएगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, the depth below the surface of the sea to which a rubber ball be taken to decrease its volume by 0.02% in meter। तो देखो कह रहा है कि हमारे पास एक कोई रबर बॉल है तो उसको हम समुद्र के कितने नीचे तक, कोई है पानी ओशियन है सी है उसमें कितने नीचे तक लेकर जाएं कि उसका जो वॉल्यूम है रबर बॉल के बॉल है ना उसका जो वॉल्यूम है कितना चेंज हो जाए 0.02% चेंज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सो ऐसा बोल रहा है डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 0.02%। ठीक है, ऐसा तो बोल रहा है। सो अगर हम डेल्टा V बाई V निकालें तो कितना आएगा, ये तो परसेंटेज में आ गया, तो डेल्टा V बाई V कितना आएगा 0.0020 और मतलब 100 से इसको डिवाइड कर देंगे इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.2% इतना आ जाएगा ना 0.0002%, ये हो जाएगा डेल्टा V बाई V। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होगा क्या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पर देखो बल्क मॉडुलस दे रखा है, बल्क मॉडुलस दे रखा है कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर भी दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो क्या होता है बल्क मॉडुलस डेल्टा V, इसको इधर झट से लिखते हैं डेल्टा V बाई V माइनस इज इक्वल टू B इंटू P, प्रेशर कितना है। ठीक है, ये होता है। सो अब देखो इसमें क्या, अभी हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, तो
डेल्टा वी बाई वी हमें पता है कितना है 0.0002%। और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ये माइनस साइन क्यों यहाँ पे लगाया गया है, क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा वी बाई वी में हम माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड वी कितना दे रखा है हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 8, सो 9 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू प्रेशर। प्रेशर कितना होगा, किसी भी वाटर बॉडी के नीचे जाएंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर कैसे लिखेंगे, रो जी एच से लिखेंगे हम। तो रो कितना है पानी का 1000, जी कितना है 10 है, एंड एच हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा हमें। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 0% नहीं है यहाँ पर 0.0002 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1000। आई थिंक फॉर्मूला उल्टा लिख दिया हमने, आई थिंक नहीं उल्टा ही लिख गया फॉर्मूला, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। P इज इक्वल टू होता है माइनस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ब्लंडर हो गया, P इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी डेल्टा V बाई वी। P क्या होता है माइनस बी डेल्टा V बाई वी। तो फॉर्मूला गलत लिख गया था, ठीक है, तो देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। देन तो वही कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मतलब बस फॉर्मूला इसको याद कर लेना, गलती से गलत हो गया। तो रो कितना है 1000 ही है, जी हमारा 10 है, एच हमें निकालना है, बी कितना दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 0.0002 है ना, ये था, परसेंट हटा दो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, देन एच की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको सॉल्व करके आ जाएगी हमारी एच की वैल्यू अपॉन 1000 इंटू 10, तो ये तो 4 बचेगी पावर एंड, ठीक है, इसमें से भी 1 2 3 4 खत्म कर दो, तो 9 टू 18 मीटर्स। ठीक है, 18 मीटर नीचे तक हम लेके जा सकते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम चेंज का जो परसेंटेज है वो कितना आएगा 0.02%। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ गया है 18 मीटर्स। एक बार कैलकुलेशन देखना पे, पहले फॉर्मूला गलत हो गया था उसके लिए सॉरी, ये वाला एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्मूला है इसका। ठीक है, सो देख लो इसका कैलकुलेशन। तो रो जी एच हमने लिखा, रो 1000 हमारे पास, जी की वैल्यू 10 है, एच हमें निकालना था, एंड देन ये सारी चीजें एसआई यूनिट्स में ही है यहाँ पर। ठीक है, सारी चीजें एसआई यूनिट्स में लिखी हुई है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू डेल्टा वी बाई वी यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ है, उसको तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या ध्यान रखना, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज को, तो हमारे पास आ जाएगा। देन इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सो हमारे पास यहाँ पे 18 मीटर आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या देखा, विद द राइज इन द टेम्परेचर द यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये चीज याद कर लो, तुम्हें नॉलेज मतलब ये जानकारी वाली चीज है थोड़ी सी, तो इसको याद कर लो। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ पे कैलोरीमेट्री वाले पोर्शन पे आ गए हैं, उससे पहले अगर हम इस कैलोरीमेट्री वाले पोर्शन से पहले अगर हम देखें तो इलास्टिसिटी में दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो कौन से थे, वो फॉर्मूले एक बार लिख लो। ठीक है, वो कौन से फॉर्मूले थे, फर्स्ट क्या था, एफ बाई ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, एक पहला वाला फॉर्मूला था, एंड सेकेंड वाला क्या था, सेकेंड वाला क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पर बी क्या है, बल्क मॉडुलस, एंड डेल्टा वी बाई वी क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी के, इलास्टिसिटी के ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, सो एंड ये माइनस साइन क्यों लगा है, इसको तुम लोग कमेंट करके बताओगे, अगर मुझे कोई कमेंट करके बताएगा उसका गलत हुआ तो मैं उसको करेक्ट करके वही बता दूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 100 ग्राम नेल इज हिट बाय द हैमर ऑफ द 1.5 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द राइज इन द टेंपरेचर ऑफ द नेल इफ 1/4 ऑफ इट्स एनर्जी गोज इनटू
हीटिंग द नेल, है ना। तो इसमें क्या है, देखो हमारे पास एक 1.5 किलोग्राम का हथौड़ा है ना, उसको हम हिट करते हैं एक 100 ग्राम के नेल से, देन उसकी जो एनर्जी है 1/4 ऑफ द एनर्जी क्या करती है, नेल की जो टेम्परेचर को राइज करती है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी पहले निकालते हैं कितनी होगी हथौड़े की, तो हथौड़े के पास जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर से इसकी एनर्जी आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू 1.5 इंटू 60 स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1.5 इंटू 60 स्क्वायर। सो इसको कैंसिल आउट करेंगे 30 एंड 15 इंटू 3 इंटू 60, तो ये कितना जाएगा 2700, ठीक है। 2700 आ जाएगा, इतने जूल्स एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। देन क्या बोल रहा है कि इसकी 1/4 ऑफ द एनर्जी जो है कन्वर्ट कर रही है नेल के टेम्परेचर को, मतलब बढ़ा रही है, ठीक है। सो नेल के टेम्परेचर को बढ़ाने वाली एनर्जी कितनी है 1/4 इंटू 2700, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, हमें डेल्टा टी निकालना है। सो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 2700/4 इंटू ms, m कितना है 100 इंटू s कितना है 0.42। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27 डिवाइड, क्या हो रहा है 20 से करते हैं 27 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.42, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 16.07, ठीक है 16.07 सेल्सियस। ये हमारे पास क्या आ रहा है राइजिंग टेम्परेचर। तो अपने ऑप्शंस देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही होना चाहिए, जो कि यहाँ पर तो गलत लिख गया है। ये कितना हो जाना है 16.07 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, अ गीजर heats water flowing at the rate of the 2 kg per minute from 30 degree Celsius to 70 degree Celsius. If the geyser operate on a gas burner, the rate of the combustion of fuel will be in gram per minute. तो देखो कह रहा है कि 2 किलोग्राम ऑफ वाटर क्या है, वो हर एक मिनट 2 किलोग्राम ऑफ वाटर आ रहा है एक गीजर में, है ना। एंड उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से 70 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और जो गीजर चल रहा है वो किससे चल रहा है, गैस बर्नर से चल रहा है, ठीक। तो बताना है कि कितने ग्राम, जो भी गैस बर्नर को ऑपरेट करने वाला, कितने ग्राम गैस जो है हर सेकंड में जल रही होगी, ठीक है। तो देखो पर सेकंड निकालना है, तो एनर्जी पर सेकंड की जब भी बात हो रही हो तो हमें पावर के बारे में सोचना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास मास दे रखा है ms डेल्टा टी, ये तुम्हें पता है, ठीक है। पर हमें डेल्टा m बाई डेल्टा टी पता है, तो मास पर यूनिट टाइम पता है, ठीक है। मास पर यूनिट टाइम तो 2 kg पर मिनट, तो हम निकाल सकते हैं कि पर मिनट एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ से, तो कितनी आएगी 2 इंटू एस कितना है, वाटर का एस कितना होता है 4200 अगर केजी के टर्म्स में बात करेंगे। एंड देन डेल्टा टी कितना हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है 40। ये है हमें पर मिनट रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। सो अब देखो हम बात करते हैं कि उस जो हमारी गैस जल रही है उससे कितनी पर मिनट, तो उससे देखो हमें दे रखा है यहाँ पर हीट ऑफ द कंबसन इज 8 किलो जूल पर ग्राम। हर एक ग्राम, अगर 1 ग्राम ऑफ द गैस बर्न होती है तो हमारे पास कितनी एनर्जी बनती है 8 किलो जूल, ठीक है। तो मान लो कुछ x ग्राम 1 मिनट में बर्न हो रही होगी, ठीक है, x ग्राम पर मिनट बर्न हो रही होगी, तो इतने किलो जूल एनर्जी पर मिनट प्रोड्यूस हो रही होगी जो कि ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो जाएगा 2 इंटू 42 100 इंटू 40 डिवाइड बाई, ये कितना जाएगा 8 इंटू, ठीक है 8 किलो जूल है, इसको जूल में कन्वर्ट करके करेंगे। सो ये कैंसिल आउट करेगा 8 5 जा एंड 5 2 जा 10, ठीक है। सो कितना 42 ग्राम्स पर मिनट, तुम्हारा आंसर कितना जाएगा 42 ग्राम पर मिनट। हमें निकालना क्या था वैसे यहाँ पर, हमें यहाँ पर बताना था कि द रेट ऑफ द कंबसन ऑफ द फ्यूल, हाँ कि कितने ग्राम पर मिनट फ्यूल हमारा कम जलेगा, ठीक है। तो 42 ग्राम फ्यूल बर्न होगा हर एक मिनट में इस काम को करने के लिए, कि जो 2 किलोग्राम ऑफ 2 kg ऑफ द वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाए 70 डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होल इज ड्रिल्ड इन अ मेटल शीट at 27 degrees Celsius, the diameter of the hole is 5 centimeter. When the sheet is heated to 177 degrees Celsius, the change in the diameter of the hole is d into 10 to the power minus 3 centimeter. Find the value of the d and the coefficient of the linear expansion of the sheet is given as 1.6 into 10 to the power minus 5. तो देखो इसमें हमें निकालना है कि होल का जो डायमीटर होगा वो कितना एक्सपेंड कर जाएगा। देखो हमारे पास कोई शीट है, एक शीट है, इसके अंदर हमने होल कर रखा है 5 सेंटीमीटर डायमीटर का है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर। सो अब जब हम इसको हीट करेंगे एक्सपैंड करेगा, है ना, और जो एक्सपेंशन होता है, जो भी मतलब थर्मल एक्सपेंशन होगा होता है, वो कैसा होता है, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन जैसा। मतलब इसको हम जूम कर रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम मान लो जूम करें, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो पहले 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, अगर हम इसको भी जूम करेंगे तो देखो ये बड़ा, अगर इसका इस सीट का साइज बढ़ा अगर यहाँ पर, तो इस गोले का भी साइज बढ़ गया, है ना, तो मतलब इसका डायमीटर भी बढ़ गया, तो ऐसा सा कुछ ये होगा, ठीक। तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो डेल्टा एल कितना होता है, डेल्टा एल हमारा होता है एल अल्फा डेल्टा टी, सिंपल सा फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे तो डेल्टा डी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा डी भी हमें निकालना, तो एल उसी के अंदर बढ़ रहा है, तो डेल्टा डी कितना जाएगा, पहले हमारे पास 5 था, अल्फा कितना था हमारे पास 1.6 into 10 to the power minus 5, 1.6 into 10 to the power minus 5 एंड डेल्टा टी 150 डिग्री, ठीक। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू, यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 इन टर्म्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3 ही निकालना था इसका आई थिंक, हाँ, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, डी हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 10 डिग्री, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट, है ना, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखो दे रखा है कि एक कोई बॉडी है वो 60 डिग्री से 40 डिग्री ठंडी होती है, ठीक है, इन 7 मिनट, तो बताना है कि अगले 7 मिनट में उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू माइनस के, ये के कांस्टेंट है, इज इक्वल टू एवरेज टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले देखो क्या टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 60 टू 40, है ना, तो 60 माइनस 40 बाई टाइम कितना लग रहा है 7 मिनट्स, 7 मिनट्स दैट इज इक्वल टू माइनस के एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 बाई 2 तो 50 हो जाएगा, माइनस टी सराउंडिंग कितना दे रखा है 10 डिग्री, ठीक है। एंड देन हम करेंगे, मान लो अब 7 मिनट बाद का टेम्परेचर पूछा है, नेक्स्ट 7 मिनट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तो पहले तो हमारे पास इस पॉइंट पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, मान लो इसके बाद कुछ एक्स टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, तो 40 माइनस एक्स ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया, ठीक है, अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू माइनस के एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 10, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, k कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे क्या 20 बाई 40 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन ये जहाँ पे 20 हो जाएगा 2 पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 माइनस 20 तो 20 प्लस एंड x हो जाएगा ये, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स, ये कितना जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 160 माइनस 4x एंड यहाँ से इधर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 140, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 28, ठीक है, x हमारे पास 28 आ गया। तो मतलब अगले 7 मिनट में जो हमारा टेम्परेचर हो कहाँ पहुंच जाएगा 28 डिग्री, तुम्हारा ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, two metallic wires of the identical dimension are connected in series. If A and B are the conductivities of the two wires, then what is the conductivity of the system?
ठीक है, तो देखो ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल वायर हैं, इनको हमने कनेक्ट किया है और इसकी कंडक्टिविटी ए है और इसकी कंडक्टिविटी क्या है, बी है। ठीक है, सो बताना है कि इस पूरे सिस्टम की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी। ठीक है, कंडक्टिंग सीरीज देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस पूरे सिस्टम की बताना है। दोनों की लेंथ एल मान लेते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। देखो हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अगर हम निकालें पहले का कंडक्टेंस निकालें तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली दूसरे का कितना आएगा, एल अपॉन बी इंटू ए। ठीक है, ये आ जाएगा दोनों का कंडक्टेंस। ठीक, अब देखो अब इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करने पे कितना कितना होगा नेट, एल अपॉन ए प्लस एल अपॉन बी बाई बी इंटू ए इज इक्वल टू नेट हमारा कितना हो जाएगा, एल, और हम मान लेते हैं लेंथ इसकी तो 2l हो जाएगी, क्योंकि हमने अब इस पूरे इक्विवेलेंट सिस्टम की बात करनी है, इस पूरे सिस्टम की, तो इसमें लेंथ 2l हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, एंड हम मान लेते हैं कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, कुछ x हो जाएगी। ठीक है, कुछ x कंडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, सो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें, कैंसिल हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2/x। सो x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारी कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी हमारी सिस्टम की, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो इसमें कुछ नहीं था, वही रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना है। तो हमें कंडक्टिविटीज दे रखी तो हमने पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट कर लिया। इक्विवेलेंट मतलब सीरीज में कनेक्ट करके उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, देन उसके लिए हमने लिख लिया, फिर वहां से हमने कंडक्टिविटी निकाल ली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। एज पर द गिवन फिगर, टू प्लेट्स एंड बी आर एंड of the thermal conductivities two are joined together to form the compound plate if the thickness of the plate this the cross section is the equivalent thermal conductivity of the compound plate is this the value of x। so इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओगे। इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन जो भी मैंने ऊपर बताया है ना, तो वैसा सही क्वेश्चन है, कुछ देखने में बस डायग्राम दे रखा है, तो ये तुम लोग कमेंट करके बताओगे मुझे। सो टोटल मैंने 12 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, जो कि सफिशियंट तुम्हारे लिए इन छोटे छोटे चैप्टर से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इलास्टिसिटी वाला चैप्टर हो गया है, थर्मल कंडक्टेंस वाला जो भी था, कंडक्शन और थर्मल एक्सपेंशन हो गया है, रेडिएशन चैप्टर हो गया, कैलोरीमेट्री, 4-5 छोटे छोटे जो टॉपिक्स चैप्टर्स जो भी मानते हो वो हो गए इसमें थर्मल फिजिक्स के, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आते ही हैं। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चंस में जो भी फॉर्मूले वगैरह डिस्कस किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से तुमने पढ़ा होगा, उसको कहीं पे नोट डाउन कर लो। सो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जो भी मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊँ तो आपसे मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए। एंड थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।